अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज के इस मज़ेदार वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जेईई मेंस या और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीट वगैरह की क्लिक करने के लिए आपको बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ना पड़ता है यूनिट से रिलेटेड। तो यूनिट से रिलेटेड आप जितने भी पॉइंट्स पढ़ेंगे उन सभी पॉइंट का मैं फिर से रिकैप आप लोग को करा देना चाहता हूँ। तो बिना देर की हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यूनिट नामक चैप्टर से आपको ये पढ़ना है कि फिजिकल क्वांटिटी आखिर होता तो है तो क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए हम बोल सकते हैं अ क्वांटिटी विच वी कैन मेजर्ड दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। माने वैसा राशि जिसको हम माप सकते हैं, जिसका हम गणना कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, यानी भौतिक राशि बोलते हैं। और यदि हम फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि भौतिकी के नियम को जिन पद में व्यक्त किया जाता है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियाँ बोलते हैं। अब भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं, इस बात को आप लोग को समझना है। तो फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा में होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। अब बात है कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, इसका कोई मतलब बहुत आसान इसका डिफिनेशन है कि वैसी राशियाँ जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहता हो बल्कि स्वतंत्र रहता हो, उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटी मात्र 7 ही होते हैं। मास होते हैं, लेंथ होता है, टाइम होता है, टेम्परेचर होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। यानी ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ये मात्र 7 ही होते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो भौतिक राशि पर फंडामेंटल क्वांटिटी पर निर्भर करता हो या किसी दूसरे राशि पर निर्भर करता हो। राशि तो दो ही प्रकार के होते हैं, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। तो फंडामेंटल को छोड़ के बाकी जितने भी होते हैं सब आपको डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर आते हैं। तो अब आप लोग को समझना है कि नीड ऑफ मेजरमेंट क्या है, यानी मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, मापन की मतलब ज़रूरत क्यों पड़ी। यूनिट नामक आप चैप्टर समझना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जाने कि आखिर इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, हम आखिर इसको क्यों पढ़ते हैं। बेकार में हम अगर इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो, अगर ज़रूरत नहीं हो तो हमको ये चैप्टर में नहीं दिया होता। जाहिर सी बात है, अगर इस चैप्टर में दिया है तो ये इससे ये मतलब साबित होता है कि आप मतलब डेली लाइफ में इसका यूजेज आपको हो, आप इसका यूज कर पाएँ। तो नीड ऑफ मेजरमेंट इस माने मापन की आवश्यकता ऐसे पड़ी कि पुराने ज़माने में बहुत से लोग थे जो किसी भी राशि का मापन अनुमान विधि से करते थे, जिससे कि उस राशि का परिमाण संपूर्ण परिमाण ज्ञात नहीं हो पाता था, जिससे बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी। जैसे आप लोग देखे होंगे पहले के ज़माने के लोग खेत वगैरह नापी करते थे तो लक्सी का यूज करते थे, यानी गोजी यानी बेत जैसा एक लक्सी पहले के ज़माने में मतलब इसका यूज करके और खेतों का मापन करते थे, जिससे कि उसका संपूर्ण परिमाण मतलब लगभग था पता लग जाता था, लेकिन संपूर्ण जो बोला जाता है एक्चुअली उसका मान वो हमको नहीं मिल पाता था। तो ऐसी बहुत सारी, जैसे आप लोग देखे होंगे कि पहले के ज़माने में चावल मापने के लिए डिब्बा का यूज करते थे, 1 डिब्बा 2 डिब्बा ऐसे करते थे। लेकिन आज के इस मॉडर्न युग में नीड ऑफ मेजरमेंट की पहले तो आवश्यकता पड़ी, अब जब नीड ऑफ मेजरमेंट बन गया तो आज के इस अभी के दौर में आप अभी देखे होंगे कि आप लोगों को मशीन लग चुका है। आप हर चीज़ जिसका भी मापन करना चाहते हैं उसका सब चीज़ का मशीन आप अभी उपलब्ध हो चुका है। तो नीड ऑफ मेजरमेंट यही होता है। अब आप लोगों को समझना है कि यूनिट क्या होता है। अब मेन टॉपिक आपको चैप्टर का नाम आपको यूनिट है, यूनिट से रिलेटेड आपको सब पॉइंट्स पढ़ना है। तो आप समझ गए कि मापन की यानी वही नीड ऑफ मेजरमेंट समझ गए। अब उसके बाद आपको समझना है कि यूनिट क्या होता है। आखिर दरअसल यूनिट में यानी मात्रक होता है तो क्या होता है। तो यूनिट जो होता है और किसी भी राशि को मापने के लिए जिस स्टैंडर्ड मानक की ज़रूरत पड़ती है वह स्टैंडर्ड मानक ही उस राशि का यूनिट कहलाता है, यानी मात्रक कहलाता है। तो यूनिट का डिफाइन ऐसा ही कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, कोई भारी बात नहीं। अब समझना है कि यूनिट का आपको क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी ऑफ यूनिट यानी मात्रक के गुण क्या क्या होते हैं। तो मात्रक के गुण लगभग इसमें 5 होते हैं। एक होता है आपको इट शुड बी डिफाइंड, दूसरा में होता है इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, तीसरा में होता है इट शुड बी एक्सेप्टेड ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, चौथा होता है इट शुड बी फिक्स्ड और पांचवा होता है इट शुड बी नॉट चेंजेबल अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। कहने का मतलब है जो सीमित हो, जो समझने लायक हो, जो पूरे ऑल ओवर इन द वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हो, यानी सब देश उसको एक्सेप्ट करता हो। और चौथा जो फिक्स हो, जो उचित मात्रा में हो।
और पाँचवा, जो समय और मतलब समय और स्थान के अनुसार नहीं बदलता हो, नॉट चेंजेबल हो, तो उसको हम यूनिट बोलते हैं। यूनिट का ये गुण है, क्वालिटी है। देखिए, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको अभी रिकैप कराना चाहता हूँ कि आप जेईई मेंस या और भी नीट वगैरह के एग्ज़ाम, 12th का एग्ज़ाम, इंटर पास करना चाहते हैं, तो आप तो पास करने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ता है, आपको सभी पॉइंट्स पढ़ना पड़ता है। और सभी पॉइंट्स जब आप पढ़े हैं तो उसको फिर से मैं रिकैप करा दे रहा हूँ कि आपको कोई पॉइंट्स छूटे नहीं, आपका पूरा रिकैप हो जाए कि आप एग्ज़ाम में जाएँ तो कोई भी पॉइंट्स उसमें आए तो इससे रिलेटेड आप पॉइंट्स डिफाइन कर पाएँ, लिख पाएँ। इतनी शॉर्ट वीडियो में मैं तो पूरा चैप्टर पढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि पढ़ाने के लिए सब पॉइंट्स को अलग अलग विस्तार से आपको बताना पड़ता है और उसमें बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको अभी बस डिफाइन करा देना चाहता हूँ कि ये पॉइंट्स का ऐसे ऐसे आपको मतलब रिकैप करा दे रहा हूँ। तो अब आप लोगों को ये समझना है कि क्वालिटी ऑफ यूनिट तो आप समझ गए, यूनिट भी समझ गए। अब आपको समझना है कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, यानी मात्रक के पत्ती कितने होते हैं। तो दरअसल मात्रक यानी सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, मात्रक की पत्ती हैं, वो सभी देश अपना अलग अलग पत्ती रखते हैं। जैसे किसी देश में जाइएगा तो किसी देश में द्रव्यमान को, मास को केजी में मापते हैं, कोई ग्राम में मापता है। ऐसे करके सभी देश अपने अपने अलग से मापते थे, इसी को मात्रक की पत्ती बोलते हैं। जिसमें मतलब पढ़ने के लिए आप लोग को आता है सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, और उसके बाद आपको पढ़ना है कि एसआई सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, दरअसल क्या होता था कि पहले के ज़माने में व्यापार से संबंधित कोई भी काम करने के लिए एक देश से दूसरे देश में कोई जाता था, मान के चलिए हमको किसी देश से व्यापार करना है, तो उस देश में हम जाएंगे और उससे सामान खरीदेंगे। तो पहले के ज़माने में सामान जब इस ऐसा सिस्टम नहीं बना था, उसके पहले वाले बात बता रहे हैं। पहले के मतलब ऐसा सिस्टम के पहले में आप किसी भी देश में जाते थे कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, तो वो देश में जाते थे तो कोई देश में चल रहा था मीटर, कोई देश में कुछ मैंने अपना देश का अलग अलग एक यूनिट था, मात्रक था, जिससे कि मतलब उस देश में जाते थे तो हमें कम लगता था या ज़्यादा लगता था, मैंने उससे बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती थी। तो सभी देशों ने बैठकर 1960 ईस्वी में फ्रांस के सेवरेस नामक स्थान पर बैठ के मशवरा किए कि आप लोग बताइए, मतलब आप लोग पूरा ऑल ओवर द कंट्री है, तो आप सब देश का अलग अलग अपना अपना यूनिट है, जिससे कि कोई भी देश जा रहा है कहीं भी व्यापार करने तो उसको सही मतलब अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब नहीं होता है कि जैसे नेपाल में जाते हैं तो नेपाल का मुद्रा लगता है चलने, मुद्रा का ही देख लीजिए, पैसा का। किसी देश में जाते हैं तो किसी देश में ज़्यादा चलता है, किसी देश में कम चलता है, तो उसी अनुसार, उसी क्रम के अनुसार मात्रक भी ऐसे सिस्टम के पहले किसी देश में जाते थे तो बहुत सारी कठिनाइयाँ वहाँ पे उत्पन्न होती थी। तो बहुत सारी कठिनाइयों का समस्या का हल निकालने के लिए सभी लोग बैठे और वहाँ पे मशवरा किए और कहे कि आप सभी देश अपना अपना सिस्टम को अपने हाथ में रखिए, अपने मतलब देश तक ही सीमित रखिए। सभी देश के लिए सभी ऑल ओवर द पूरा वर्ल्ड के लिए एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जो सिस्टम पूरे विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में लागू कर दिया जाएगा। अब जब पूरे वर्ल्ड में लागू कर दिया जाएगा, इसी को आपको मान के चलना है, उसी को हम ऐसा सिस्टम बोलते हैं। इसको तो बनाया गया था 1960 ईस्वी में फ्रांस के सेवरेस नामक स्थान पर, लेकिन इसका लागू 1971 ईस्वी में कर दिया गया। और इसी ऐसा ही सिस्टम है, जैसे मास को किसी भी देश में जाइएगा तो उसको केजी में ही मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं, तो ऐसा ही होता है, इसी को हम ऐसा सिस्टम बोलते हैं। अब बात रहा कि ऐसा सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसा ही सिस्टम भी, जैसे आप फिजिकल क्वांटिटी का देखें कि एक फंडामेंटल होता है और एक डिराइव्ड होता है, उसी तरह से सिस्टम में भी आपको फंडामेंटल सिस्टम होता है और एक डिराइव्ड सिस्टम होता है। फंडामेंटल सिस्टम में वही जो 7 होता है जो आपको मैंने बताया था, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आपको मतलब ये फंडामेंटल सिस्टम में आता है। अब उसके बाद डिराइव सिस्टम, मैंने आप लोग बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी में मैंने उसको डिफाइन करते समय आपको बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ के बाकी जितने भी होते हैं सब डिराइव क्वांटिटी कहलाते हैं। उसी तरह इसमें भी सिस्टम में फंडामेंटल सिस्टम को छोड़ के बाकी जितने भी होते हैं वो सब आपको डिराइव सिस्टम में आते हैं। अब आप लोगों को समझना है कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी या मतलब होता है कि पूरक या समपूरक राशि, पूरक या सहायक राशि उसको बोलते हैं। तो पूरक या सहायक राशि जो होता है वो मतलब ऐसा ही सिस्टम में सहायक हो,
उसका मतलब यूज में ये हेल्प करता हो, तो उसको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में आपको दो आते हैं, एक आता है सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा आता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का एक एग्जांपल के थ्रू बोलना चाहें तो रेडियन बोल देंगे, जिसका सिंबल RAD होता है। और आपको सॉलिड एंगल में बोलना चाहें तो उसको स्टेरेडियन बोल सकते हैं, स्टेरेडियन का सिंबल आपको SR होता है। तो मैं मतलब इतना तो कंफर्म हो गया, पूरा क्लियर हो गया। अब आप लोग को कुछ यूनिट हैं जिसका मतलब आपको ऐसा यूनिट याद करना चाहिए, जैसे जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। उसी तरह आयतन, आयतन का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होता है। उसी तरह घनत्व, तो घनत्व यानी डेंसिटी, डेंसिटी का आपको ऐसा यूनिट केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। उसी तरह चाल, चाल का ऐसा यूनिट आपको मीटर प्रति सेकंड होता है। उसी तरह बेग, बेग का ऐसा यूनिट आपको भी यही जो चाल का होता है वही बेग का होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद संवेग, तो संवेग का वही होता है केजी मीटर प्रति सेकंड, बस इसमें मतलब केजी लग जाता है, केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। उसी तरह आपको त्वरण बोलना चाहे एक्सीलरेशन, तो त्वरण का ऐसा यूनिट आपको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह आप बल का बोलना चाहे तो बल का ऐसा यूनिट आपको हो जाएगा वही केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी बल को बोलना चाहे तो शॉर्टकट में न्यूटन भी बोल सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, कोई इसमें तामझुम वाला बात नहीं है। उसी तरह आप बोलना चाहें तो कार्य या एनर्जी बोलना चाहें तो कार्य या एनर्जी का ऐसा यूनिट आपको हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसी तरह आप अगर अब आपको आवेग, आवेग समझना है, इम्पल्स, इम्पल्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इम्पल्स का ऐसा यूनिट आपको हो जाता है बल गुना बल में लगा समय यानी न्यूटन सेकेंड। वहीं आपको टर्क, टर्क का क्या होता है तो बल गुना बल के बीच की लंबवत दूरी यानी न्यूटन मीटर। तो मतलब यूनिट से रिलेटेड, यूनिट एक चैप्टर है आप लोग का 12th क्लास का, यूनिट से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है, जो भी पॉइंट्स को कवर करना चाहिए उस पॉइंट्स को मैं कवर इस वीडियो में कर दिया हूँ। अब आप अगर कोई अगले वाले मतलब वीडियो जो आपको मतलब चैप्टर जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, उसका आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, उस चैप्टर को मैं बता दूंगा और आपको इंटर का एग्ज़ाम देने में कोई कठिनाइयाँ ना हो पाए। जय हिंद।